अगर आप दिल्ली के मुखर्जी नगर या फिर राजेंद्र नगर जाओ तो आपको पहली झलक पे तो लगेगा ये बस एक लोकेलिटी है। लेकिन अगर आप अच्छे से गौर करें तो फिर पता चलेगा ये सिर्फ एक लोकेलिटी नहीं, यहाँ पे सारे बने हुए हॉस्टल्स। यहाँ कैफे से ज्यादा दिखेंगे आपको लाइब्रेरीज, ऑल्सो शॉपिंग मॉल्स के जगह आपको दिखेंगे बहुत छोटे छोटे फोटो कॉपी शॉप्स। हर दूसरी बिल्डिंग्स आपको दिखेंगे एक कोचिंग सेंटर, तो साथ ही साथ बहुत सारे मिलेंगे पीजी, और तो और हर पीजीज में आपको स्टूडेंट्स ही मिलेंगे। एंड हर स्टूडेंट्स के रूम में मिलेगा इंडिया की मैप, करंट अफेयर्स की मैगजीन्स, एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पे मिलेंगे आपको कैलेंडर्स जिसमें एक सर्कल करके मार्क किया रहेगा जो है कि यूपीएससी एग्जाम का डेट। यहाँ एक और चीज भी है, यहाँ पे लोग बर्थडे डेट्स काउंट नहीं करते, यहाँ पे लोग एग्जाम्स कितने टाइम्स दिए हैं, आई मीन यूपीएससी एग्जाम्स का अटेम्प्ट्स काउंट करते हैं। और अभी आप ये सब सोच रहे होंगे कि मैं ये सब क्यों डिस्कस कर रही हूँ, बट एक्चुअल में यही एक सबसे बड़ा इकोसिस्टम है जिसको देख के भी हम लोग अनदेखा कर देते हैं। और आज मैं यही चीज डिस्क्लोज करूंगी। हम किसी एग्जाम को जज नहीं करेंगे, ना ही कोई यूपीएससी एग्जाम, ना ही यूपीएससी जैसे नेट, जेई, कोई भी एग्जाम को। तो चलो शुरू करते हैं। मैं हूँ प्रतिमा और आप देख रहे हैं प्रतिमा बियॉन्ड। आज हम देखेंगे यूपीएससी जैसे एग्जाम्स के एक इकोसिस्टम को जो बाहर से बहुत ग्लैमरस दिखता है लेकिन अंदर से काफी डेंजरस और काफी डिफरेंट है। तो चलो रियलिटी से स्टार्ट करते हैं। आपको पता है क्या, हर साल 10 लाख से भी ज्यादा कैंडिडेट या फिर स्टूडेंट यूपीएससी एग्जाम की फॉर्म फिल करते हैं, जिनमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स एग्जाम देने तो जाते भी नहीं हैं। और जो एग्जाम देते हैं उनमें से कुछ ही लोग प्रीलिम्स क्लियर कर पाते हैं, एंड जो प्रीलिम्स क्लियर कर पाते हैं उन्हीं में से कुछ लोग मेंस क्लियर कर पाते हैं, जो प्रीलिम्स के बाद होते हैं। उसके बाद होते हैं इंटरव्यू, जो मेंस के बाद होते हैं, एंड देन होते हैं आपका फाइनल मेरिट लिस्ट। और ऐसा भी नहीं है कि आपने सारे एग्जाम्स क्लियर कर दिया उसके बाद आप आईएएस बन ही जाओगे। रैंक, कैटेगरीज एंड वैकेंसीज डिसाइड करते हैं कि आप आईएएस बनोगे या फिर आईएएफएस बनोगे या फिर आईपीएस बनोगे, एंड या फिर आप कोई सिविल सर्विस करोगे। मतलब ये सिर्फ एक एग्जाम क्लियर करने की मैराथन नहीं है, ये एक ऐसे मैराथन है जहाँ पे हर पॉइंट पे चेक पॉइंट्स लगे हुए हैं और इसी हर चेक पॉइंट में हजारों लोग बाहर निकल जाते हैं। एक बार ये इमेजिन करो कि एक 22 साल के कैंडिडेट जो हर साल स्कूल में टॉप करते हुए आए हैं, उनकी फैमिली से या फिर उनकी सोसाइटी से ये दबाव दिया गया कि हमारा बेटा तो आईएएस ही बनेगा। उसके ऊपर फैमिली या फिर समाज का इतना प्रेशर आ जाते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद उसको यूपीएससी स्टार्ट करना ही पड़ता है। और मानो कुछ अटेम्प्ट्स के बाद, मानो 3 अटेम्प्ट्स के बाद वो क्वालिफाई नहीं कर पाया या फिर पास नहीं हो पाया कोई भी रीजन से, और फिर उसके बाद उसको रियलाइज होता है कि उसका एज इतना आगे बढ़ चुके हैं कि कुछ फ्रेंड्स की तो शादी भी हो चुके हैं, कुछ फ्रेंड का अपना स्टार्टअप खोल चुके हैं, और कुछ उसके फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जिनके 25 एलपीए से भी ज्यादा सैलरी हो चुके हैं। बट उस बच्चे का क्या हुआ जिसने इतने साल से यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करने की कोशिश किया? उनके पास तो बस लास्ट एक अटेम्प्ट ही बचा हुआ है। और आपको क्या लगता है ये सिर्फ एक स्टूडेंट की कहानी है? नहीं, ऐसे लाखों स्टूडेंट्स की कहानी है। इसीलिए आज मैं एक क्वेश्चन करती हूँ, क्या सिर्फ ये यूपीएससी एग्जाम है या फिर एक ऐसा ट्रैप जिसमें से कोई भी अपना बच ही नहीं सकता, या फिर अपना यूथ को इसी यूपीएससी एग्जाम के ट्रैप पे खो देते हैं? हर साल बहुत सारे नए स्टूडेंट्स आते हैं, हर साल बहुत सारे न्यू कोचिंग सेंटर के बैचेस फुल हो जाते हैं, नए नए बुक्स प्रिंट होते हैं, नए नए बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस भी अपलोड होते हैं। मतलब आप लोग यहाँ पे कुछ नोटिस किया? अगर क्लियर नहीं हुआ तो चलो मैं क्लियर करके देती हूँ। ये जो सारी चीज है जैसे हॉस्टल्स, बुक्स, कोचिंग सेंटर, मोटिवेशनल वीडियोस, ये सब के सब कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है। और आपको ये याद है कि मैंने वीडियो के शुरू में ही ये क्लियर कर दिया था कि ये सब के सब एक इकोसिस्टम है। और अगर आप 12th फेल मूवी देख चुके हैं तो फिर मैं अभी जो बता रही हूँ ये चीज आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे भी एक सीन था, अगर आपको याद है तो वहाँ पे एक कोचिंग सेंटर ने टॉपर्स के नाम पे अपने कोचिंग सेंटर्स की सीट बेच रहे थे। बात सिर्फ यही नहीं है, बात तो ये भी है कि अगर हर साल इतने बच्चे फेल होते हैं तो हर साल इतने नए नए स्टूडेंट्स आते क्यों हैं? और क्या सच में आईएएस, आईपीएस या फिर डॉक्टर बनने के बाद जैसे लाइफ हमें सोसाइटी दिखाते हैं ठीक वैसे ही हो जाता है एकदम अपने ड्रीम की तरह, या फिर इस कहानी का दूसरा हिस्सा हमसे सालों साल छुपाया गया है? अच्छा, अभी आप एक बात बताओ, अगर कल से यूपीएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बैन हो जाता है या फिर बंद हो जाते हैं कोई भी रीजन की वजह से, तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो सकता है? स्टूडेंट्स का या फिर उन इंडस्ट्रीज का जो इस एग्जाम्स के पीछे खड़े हुए हैं? क्योंकि एक स्टूडेंट कभी भी एक सिर्फ स्टूडेंट नहीं रहता है, वो एक पूरी मार्केट का हिस्सा बन जाता है। ऑब्वियसली अगर ऐसे स्टूडेंट को, आई मीन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कैंडिडेट को अगर एग्जाम क्लियर करना है तो उसको फॉर्म, बुक, लाइब्रेरी, हॉस्टल्स, पीजी
बहुत सारी चीज ऐसे भी चाहिए होंगे जो एग्जाम्स को क्लियर करने में मदद करते हैं। एंड इनमें से सबसे कॉस्टली जो चीजें होते हैं वो होते हैं मॉक इंटरव्यूज एंड कोचिंग क्लासेस। ऑनलाइन भी हो सकता है, वो ऑफलाइन भी हो सकता है। और देखते ही देखते ये सिर्फ एक स्टूडेंट तक सीमित नहीं रह जाता है, ये पूरी की पूरी एक इकोसिस्टम क्रिएट कर देते हैं। और ये सिस्टम तब तक चलता रहेगा जब तक हर साल नए स्टूडेंट्स अपने होप्स लेके यहाँ पे आते रहेंगे। और सच कहो, सपना देखना तो बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। मैं भी सपना देखती हूँ, मैं भी अपनी यूट्यूब पे ग्रो करना चाहती हूँ। बट सपना अगर देख रहे हो तो उसका कीमत भी पता चलना या फिर पता होना बहुत जरूरी होते हैं। आप एक बार ये इमेजिन कीजिए कि एक स्टेडियम है, इसमें से 100 लोग बैठे हुए हैं। 100 लोगों में से 100 लोग ही इतना मेहनत की है अपने सपने को भरने के लिए कि पूरा दिन रात एक कर दिया है। सबके सब इंटेलिजेंट भी है, सबके सब ने बहुत हार्ड वर्क किया है। अभी आप सोचिए, रिजल्ट्स के टाइम पे इतने सारे बच्चों में से सिर्फ एक या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चों को ही बुलाया गया, और बाकी 98 लोग या फिर कैंडिडेट्स, उनका क्या होगा? उन्होंने भी तो इतना ही मेहनत की थी, उन्होंने भी तो इतना ही परेशान हुए थे एग्जाम्स के लिए। क्योंकि पता है क्या आपको कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का सबसे रियलिटी, आई मीन सबसे डार्क रियलिटी ये नहीं कि लोग फेल हो जाते हैं, बल्कि सीट के कमी की वजह से हजारों डिजर्विंग कैंडिडेट्स भी फेल हो जाते हैं या फिर उनको सीट नहीं मिल पाते हैं। ऑब्वियसली बाहर के दुनिया उसको एक लेबल दे देते हैं कि ये एक फेल कैंडिडेट है या फिर नॉट सिलेक्टेड कैंडिडेट है। और यहाँ पे एक बड़ा सा मिथ है जो शायद ही मैंने देखा है कि कोई भी इसके बारे में बात करते हुए, हमारा बेटा आईएएस बन गया या फिर हमारा बेटा डॉक्टर बन गया या फिर गवर्नमेंट का ऑफिसर बन गया, इसका मतलब सोसाइटी ये पकड़ लेते हैं कि अब तो इसका लाइफ पूरा सेट है। बट रियलिटी वो तो काफी अलग है। हाँ, आई एग्री कि गवर्नमेंट जॉब्स बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं, उसके साथ साथ बहुत पावर भी देते हैं, फेम देते हैं, और इसी वजह से लाखों स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब को क्रैक करने के लिए उम्मीदें लगाए बैठते हैं। लेकिन अगर हम लोग इसी बात को अगर फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से देखें तो आज के डेट पे इंजीनियर्स या प्रोफेशनल्स या फिर प्रोडक्ट मैनेजर, इनके सैलरी या फिर कोई स्टार्टअप के सीटीओ होल्डर्स के जो सैलरी होते हैं, उनके सैलरी गवर्नमेंट ऑफिसर्स की सैलरी से कई गुना ज्यादा होते हैं। लॉजिकली सोचे तो इतने सारे सैक्रिफाइसेस, इतने सारे एग्जाम, इतने सारे अटेम्प्ट्स, इतने सारा पढ़ाई, अगर किसी का टारगेट सिर्फ पैसा होता तो क्या उसके लिए ये बात सही होता? और ऐसा भी नहीं है कि इस जॉब पे आपका कोई वर्क लाइफ बैलेंस होगा, क्योंकि इस पे कोई फिक्स्ड वर्क टाइम भी नहीं है। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये तो इतनी होती है कि ऑफिस खत्म होने के बाद भी आपको ऑफिस का काम करना पड़ता है। देखो, मैं तो ये बिल्कुल नहीं कह रही कि गवर्नमेंट जॉब्स या फिर सिविल सर्विस बुरी है। अगर यही आपका ड्रीम है तो पूरी ईमानदारी से इसको परस्यू करना चाहिए। लेकिन सिर्फ सोसाइटी के प्रेशर में या फिर आईएएस बनने के बाद आपकी लाइफ पूरी सेट हो जाएगी, ऐसे सोच के साथ अगर आप परस्यू करना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि हर एक करियर एक अलग अलग अपना प्राइस मांगते हैं। और यहाँ तो हम अपने लाइफ के सबसे अहमियत मोमेंट और टाइम बोल सकते हो, 8 साल 10 साल ये 12 साल तक इसी एग्जाम्स को क्लियर करने में ही लगा देते हैं। और फिर 30 के बाद कुछ लोग ये सोचते हैं कि जितनी मेहनत मैंने इस एग्जाम को क्लियर करने में लगाया, उतना ही मेहनत मैं किसी और सेक्टर में या किसी और जॉब में करता तो शायद अभी मेरे पास कुछ स्किल्स भी होते या फिर अच्छे खासे पैसा भी आ रहे होते हैं। मेरा मानना तो यही है कि अगर आप ऐसी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना चाहते हो और उसके बाद अपना आईएएस या फिर ऐसी ही कोई डिग्री या फिर कोई गोल हासिल करना चाहते हो तो बिल्कुल कीजिए, लेकिन किसी और के बातों पे आके इन्फ्लुएंस होके ये सारे डिसीजन लेना थोड़ा सा रिस्की है अपनी लाइफ के साथ। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, बैकअप प्लान या फिर ऑप्शन भी हमेशा रखना चाहिए। मेरा ही देख लो, मैं ऑफिस करती हूँ एज ए सॉफ्टवेयर की इंजीनियर, ऑल्सो उसके साथ में यूट्यूब कर रही हूँ, तो ऑप्शन हमेशा अपनी लाइफ में 2 रखना ही चाहिए। आज के डेट पे ऐसा सिचुएशन जा रहा है, इंसान का कोई ठिकाना नहीं है कि ऑप्शन ए काम करेगा ही करेगा और नहीं करेगा तो हम फेल हो जाए। और ये यूपीएससी जैसे एग्जाम तो एक बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें से कोई भी इंसान आईएएस, आईपीएस, आईएएस बन सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी बैकअप प्लान के अलावा अगर आप ये डिसीजन चूज करते हो तो वो अपॉर्चुनिटी किसी किसी के लिए ट्रैप भी बन सकते हैं। और इस टॉपिक पे आपका क्या राय है कमेंट पे जरूर बताना। मिलते हैं अगली कोई एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।